शुरू करें? जी सर। आदरणीय साथियों, आदरणीय साथियों, जो 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। और उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई, तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? और यह नहीं है, इसके बारे में 2022 और दिसंबर 2022 और 2023 में हिंदुस्तान में बनी डायएथिलीन ग्लाइकोल DEG का DOK-1 मैक्स, जो मैरियन बायोटेक के कारण समरकंद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मरे थे, और उससे उसकी जानकारी देश के हेल्थ मिनिस्ट्री में थी। अब बात यह है, ये मेरे पास जो यहां बैठे हुए हैं श्री राजेंद्र दुबे, ये मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन विनय दुबे के भतीजे हैं और पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट रहे हैं, एक्सपर्ट। और इन्होंने केंद्र सरकार, जब यूपीए सरकार थी, उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च किया था। उस नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज में काम करते थे, और केंद्र सरकार ने इनको कंसल्टेंट के रूप में दिया। 2007 के बाद नेशनल हेल्थ मिशन के लॉन्च होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 से लेकर 2013 तक यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज के कंसल्टेंट के रूप में राजेंद्र दुबे जी को यहाँ पोस्टिंग भोपाल में की। तब से हमसे ये परिचित है। और नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था, और उसकी अन्य प्रांतों ने, जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने तो पहले जो प्रस्तावित कमेटियां होनी चाहिए, इन सारी बातों पर ध्यान देने के लिए वो तो पहले बन गए थे, लेकिन उसी नेशनल हेल्थ मिशन के सुझाव के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
7 सितंबर 2013 को ये आदेश दिया था, जिसकी प्रति मेरे पास है, आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसमें राज्य स्वास्थ्य मिशन का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, सह अध्यक्ष लोक मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होंगे और उसके अंदर काफी सदस्य होंगे। इसका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। इसकी जो राज्य स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी है, उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव और संयोजक मिशन संचालक राज्य स्वास्थ्य मिशन, इसी के साथ राज्य स्वास्थ्य कार्यकारिणी समिति प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण उसके अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य आयुक्त सह अध्यक्ष। इस तरह से ही आगे जिला स्तर पर भी कमेटी बनाने का आदेश है, जिसके प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश शासन के अध्यक्ष होंगे और जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष होंगे। जिला स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे और सीईओ जिला परिषद उपाध्यक्ष होंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संयोजक होंगे। ये कमिटियां बनी हुई हैं, लेकिन क्या इन कमिटियों की कभी बैठक हुई भी कि नहीं हुई? मेरे कुछ मध्य प्रदेश सरकार से सवाल है। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष आप हैं और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं अध्यक्ष हैं। इस समिति ने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्या 2013 से लेकर अभी तक कोई इसकी समिति की बैठक हुई भी कि नहीं हुई? क्या मुख्य सचिव ने मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या प्रभारी मंत्री जी ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या जिला कलेक्टर महोदय ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? यदि मीटिंग लेते रहते तो ये सारी बातें सामने आ जाती। 2 सितंबर को पहली मौत हुई परसिया। 1 महीना लगा सरकार को समझने में और बिना जांच किए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। कोल्ड ड्रिंक जैसी जहरीली दवा प्राइवेट सेक्टर के बिक्री के लिए उपलब्ध कैसे होती रही, जबकि टेंडर और नियामक प्रक्रियाओं में एक्सपिटेंस जैसे ग्लिसरीन के लिए टाइप 4 ड्रग मास्टर फाइल या सर्टिफिकेट ऑफ सुटेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ यूरोपियन फार्माकोपिया अनिवार्य होना चाहिए था। क्या इसका पालन हुआ? क्या बच्चों की जान की कीमत पर कमीशन खाने का खेल सरकार की नाक के नीचे सरेआम नहीं चल रहा था? इसी प्रकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मेरे सवाल है, आपके मंत्रालय के तहत नेशनल हेल्थ मिशन में 2022 के गाम्बिया और 2023 के उज्बेकिस्तान हादसों के बाद भी भारत से बिक्री होने वाली दवाइयों में डाइथिलीन ग्लाइकॉल कंटेमिनेशन क्यों जारी रहा? लगातार 2 साल 3 साल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 9% फैक्ट्रियों का ही निरीक्षण किया, केवल 9, जबकि 100% होना चाहिए था और इनमें से 36% फेल पाई गई। फिर भी केंद्र सरकार क्यों सोती रही? ये मेरा दूसरा प्रश्न। केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां हैं, उन पर जो पूर्व में जो सजा मिलनी चाहिए उसमें प्रावधान था कि उसमें उनको जेल भेजा जाना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने उसे और सरल बना दिया कि आप 5 लाख का जुर्माना दीजिए और आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी
सरकारी अधिनियमों के अंतर के माध्यम से चंदा उगाती है, उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। 2023 में जब ये सजा समाप्त करके जुर्माना लाया गया, उसी समय इलेक्टोरल बॉन्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिलकर 945 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी ने लिए। ये कब लिए भाई? इस हाथ से ले, उस हाथ से दे। बात वही है कि जहां आपको और सजा कठोर बनाना चाहिए, वहां आपने उसको और कमजोर कर दिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अलर्ट 4 अक्टूबर को आया, लेकिन दवा के रिकॉल में क्यों इतना विलंब हुआ? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सालाना 1000 से ज्यादा नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी सैंपल मिलते हैं। सर फिगर आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड का फिगर 945 करोड़, 945 करोड़ 2023 जी हाँ, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आए थे। इसके बाद जन औषधि केंद्रों में नकली दवाएं पकड़ी गई, फिर भी क्वालिटी फर्स्ट प्रोक्योरमेंट मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया? फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नकली दवाई बनाओ, लोगों को मारो और हमें चंदा दो। भाजपा का ये कार्य करने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी की फार्मा फंडिंग के कारण नियामक संस्थाओं को अपना कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। जो नियामक संस्थाएं हैं, जिनके बारे में स्वास्थ्य केंद्र मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, वो बैठक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं तो कब बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ बताएं। WHO के अनुमान के अनुसार 10 से 25% दवाएं स्पूरियस, फेक या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी होने से सरकारी कोष को सालाना 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान क्या नहीं हो रहा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 49,000 अतिरिक्त मौतें हो रही हैं, फिर भी निरीक्षकों की संख्या WHO मानक से 70% कम क्यों है? सरकार 1 दशक से भी पर्याप्त निरीक्षक की भर्ती क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है, सब टेस्टिंग प्राइवेट लैब में हो रहा है। ये क्या कारण है? क्या उसमें आवश्यकता नहीं थी? अब हमारा मुख्य सचिव जी सवाल है। राज्य मुख्य सचिव राज्य स्थायी समिति की स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेस्टिंग मेथड ऑफ एनालिसिस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चेक करने का क्यों अंदर नजरअंदाज किया? क्या उनकी जवाबदारी तय नहीं होती? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 2023 ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन पर देरी और अतिरिक्त खर्चे का आरोप लगाया था, फिर भी मुख्य सचिव जी ने इस पर कोई कार्रवाई की कि नहीं की? ये सवाल तथ्यों पर आधारित है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 3 अक्टूबर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण कंट्रोल सर्कुलर 4 अक्टूबर, ऑटोप्सी रिपोर्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट से साबित होता है कि किस तरह जहरीली सिरप का व्यवसाय कमीशन खोरी के कारण चलता रहा। अब अमूमन तौर पर ये निर्देश है हर ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाई हुई दवा के हर बैच के एक टेस्ट सैंपल कराना चाहिए। क्या टेस्ट सैंपलिंग हो रही है? अगर हुई है तो कब कब हुई है, कितनी हुई है
कितनी प्रतिशत हुई उसकी जानकारी होना चाहिए। केंद्र ने रिकॉल 4 अक्टूबर को जारी किया, लेकिन प्राइवेट चैनलों से बिक्री जारी रही क्योंकि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी क्षेत्र की निगरानी नहीं की। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र 60% फंडिंग देता है, फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सैंपलिंग क्यों नहीं कराई? पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जो है उनका आप जान रहे हो महीना बना हुआ है, महीना वसूली चला हुआ है। जन विश्वास अधिनियम आपकी सरकार का है, जो नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले की सजा को कमजोर करता है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 अक्टूबर को 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन मुख्य सचिव ने तीनों नौकरशाहों पर अभी तक कार्रवाई आगे की क्यों नहीं की? क्या इन पर कोई कानूनन जुर्म नहीं बनता? जिन भारतीय जनता पार्टी ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज से भारतीय जनता पार्टी ने 945 करोड़ रुपए चंदा लिया है, उसमें से 35 फर्म ऐसी थी जिनकी दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों पर खरी नहीं पाई गई। ऐसी कंपनियों ने चंदा दो धंधा लो का क्रूर खेल किया, उनको सबको उन्होंने रेगुलेट कर दिया। जन विश्वास अधिनियम के बाद नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट 94 तक पहुंच गए। मतलब जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां जो पहले केवल 30-35 मिलते थे, फंड मिलते थे, अब वो 94 हो गए हैं। यानी कि खूब सब स्टैंडर्ड दवाइयां बनाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हें कोई जेल नहीं भेजेगा। 5 लाख तुम जुर्माना कर देना, जमा कर देना, हम और भाजपा को और इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2-4 करोड़ 5 करोड़ डाल देना, काम चल जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर मैंने मांग किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाए अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी आज के ही अखबार में ये खबर आई है कि लगभग देश में 112 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। आज बाकी किसी नेशनल पेपर में नहीं आई है, लेकिन मैंने वो देखी है, नया इंडिया में आई है। और मैं रोज देखता हूँ जो चैनल इसके अंतर्गत ये आई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया था। कहने का मतलब ये है कि जो सीरियसनेस होना चाहिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में, और जो सीरियसनेस होना चाहिए राज्य सरकार में, वो नजर अभी भी नहीं है। अब एक और उदाहरण है कार्बाइड गन। अब कार्बाइड गन का ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सन 23 में खरगोन में ऐसी घटना हो गई थी। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। ICMR के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद भी कार्बाइड गन पर क्यों रोक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों हमारे बच्चों की आंखें चली गई। ये बात असल में इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह से ये भारत की और मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन सरकारें काम कर रही हैं। इनको किसी की चिंता नहीं, चाहे मरे चाहे डूबे, इनको आप चंदा देते रहिए, आपका सारा जुर्म माफ है,
तुम अगर कानून में भी परिवर्तन चाहते हो तो लाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दो और तुम्हें किसी को जेल भी नहीं होगी और 2-5 लाख रुपए तुम्हारा जुर्माना होगी। हम ये मैं तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और मैं भाई हमारे पुत्र समान राजेंद्र दुबे को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने रिसर्च कर मुझे तथ्य दिए जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैंने जो आज पत्र लिखा है मैंने अपने सोशल मीडिया पर और मेरी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद। फूड एंड ड्रग्स की जो सबसे पहले जिम्मेदारी थी वो यहाँ के जो राज्य मंत्री थे उनकी जिम्मेदारी थी, उनको फूड एंड ड्रग्स वो देखते हैं। ना तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहाँ गए, ना डिप्टी सीएम वहाँ गए, मुख्यमंत्री तब गए जब कई मौतें हुई। आप क्या मानते हैं सरकारी सिस्टम में जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी लापरवाह थी? मुख्यमंत्री से लेकर ड्रग इंस्पेक्टर सबकी जवाबदारी इसके अंदर है। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। और कोई दूसरी देश होता, प्रदेश होता और दूसरी सरकार होती तो इस्तीफा हो गया होता मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का। सर लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खासकर उनके मंत्री या सीएम इन लोगों ने उनका ये कहना था जहाँ ये मैन्युफैक्चर्ड हुई थी तमिलनाडु उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारी उनकी तो थी, लेकिन आपका जो ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा था, ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा था कि जो लगातार मौतें हो रही और उसका टेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक बच्चे मरते रहे, आप क्या सो रहे थे? सर जो दूसरी स्टेट से दवाएं मध्य प्रदेश में आती हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाती है, जो बैच की दवा आ रही है सारी दवाओं की टेस्टिंग नहीं होती है। ऐसे में कौन सी दवा बिल्कुल ऐसा है, सुनिए, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज यहाँ पे दवा बना रहे हैं उनकी टेस्टिंग होनी ही चाहिए और जो बाहर से आती है उनका भी रेगुलर टेस्टिंग होना चाहिए। सर एक सवाल और है इसी से रिलेटेड। जीतू पटवारी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि एक रैकेट काम कर रहा है जिसका सरगना सोनू राणा है। और सोनू राणा है। कौन है सोनू राणा? हाँ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें जो राजेश शुक्ला के साथ उसकी फोटो थे और इन्हें पॉलिटिकली आश्रय देखो है। ऐसा है, ये छोटे मोटे सोनू राणा और किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और सीएम की जवाबदारी है। डिप्टी सीएम हेल्थ को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए था अगर वो इस्तीफा ना देते। सर स्टेट की अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दावे ये होते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज हो गए और बहुत सारे लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन जब बच्चे बीमार हुए, बच्चों को जब इनिशियल सिम्टम्स आए, इनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ का मेडिकल कॉलेज जो है कि रेफरिंग सेंटर के रूप में यूज किया गया। सारे बच्चों को नागपुर लेकर के जाया गया, बिल्डिंग बना दी गई है, वहाँ पे स्टाफ नहीं। बात यह है, मुझे जानकारी नहीं है कि मेडिकल कॉलेज किस स्टेटस पर है। कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता है उसके कंप्लीशन में, फुल कंप्लीशन में उसके लिए उसकी निर्धारित मापदंड है, निर्धारित प्रक्रिया है, उसके बाद ही उसको मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का अधिकार मिलता है। इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का स्टेटस क्या है। सर आप कार्बाइड गन के बारे में बात कर रहे थे, जब सभी गन बीत गई, दिवाली बीत गया, 11 आने के नजदीक है, तब कलेक्टर्स ने इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। राज्य स्तर पर ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश पहले भी जारी नहीं हुए, जबकि आपने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी 2023 की घटना के बाद। तो क्या इसमें राज्य सरकार की भी गलती के समय रहते? अरे बिल्कुल है श्रीमान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर वो यही समिति जो है जो राज्य स्तर पे देखना चाहिए, आईसीएमआर के क्लियर डायरेक्शन का उन्होंने क्यों पालन नहीं किया? क्या सोते रहे आप, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें चली गई? सर कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने दोनों ने इसका स्पेसिफिकली जिक्र किया था कि इसका ध्यान रखा जाएगा कि कैसे का मतलब हो जाने के बाद नहीं उस समय 18 तारीख को उसके बाद ये घटना हुई। बात वही है, मैं जो कह रहा हूं आपसे कि पूरी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक इतनी व्यस्त है कमाई में, उसके पास ये सब चीजें ध्यान देने की आवश्यकता, समय कहाँ उसके पास? वसूली हो रही है। सर प्रधानमंत्री ने बिहार में अपने भाषण में कहा कि हमने रील्स बनाना आसान किया, नौजवान रील्स बनाकर कमाई। ये इशू नहीं है, सर इस दौर में इसको अलग से बात करें। आज केवल यही इशू है हेल्थ का, ठीक है? हेल्थ की बात कर लेते हैं। एम्स भोपाल में
दवाओं की और तमाम सर्जिकल आइटम्स की लगातार दिक्कत रहती है। सरकारी सिस्टम में अमृत फार्मेसी एम्स में है, हर बड़े संस्थान में, प्राइवेट संस्था सरकारी सिस्टम में क्यों है, जबकि सरकारी दवाएं तो फ्री में मिलती हैं? की बात यह है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ फार्मेसी कॉलेजेस में तो शायद टेस्टिंग लैब होना चाहिए, है कि नहीं उसकी बाध्यता है कि मैं नहीं जानता। इतना मैं जानता हूँ कि सामान्य तौर पर जो टेस्टिंग होना चाहिए वो हर बैच के सैंपल टेस्टिंग होना चाहिए।